जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी तेलुगु सीरीज के बारे में जिसकी कहानी बहुत अच्छी है और इसके एंड में एक ऐसा ट्विस्ट है जिसे देखकर आपके होश ही उड़ जाएंगे। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना। सीरीज की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मालिनी होता है। मालिनी रात के टाइम गाँव में उतरती है और हमेशा उसका भाई उसे पिकअप करने आता है, पर आज उसके भाई को थोड़ी देर हो गई थी। कंडक्टर उससे पूछता है कि क्या तुम अपने भाई के लिए वेट करोगी। तो मालिनी कहती है कि नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही अपने घर चली जाऊंगी। उसके बाद वो कंडक्टर को जाने के लिए कहती है और फिर वो अपने घर की तरफ जाने लगती है। कंडक्टर उससे कहता है कि वो संभल के जाए क्योंकि उस एरिया का जो रास्ता है वो बहुत ही खतरनाक था। मालिनी उसकी बात मानती है और वो रोड पे चलना स्टार्ट कर देती है। जब वो बस थोड़ी दूर आगे जाती है तो वहीं पे मालिनी का भाई भी होता है और दरअसल उसकी बाइक खराब हो गई थी तो वो रिपेयर करवा रहा था। वो बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है और तभी उसे वो कंडक्टर देख लेता है तो वो उससे कहता है कि तुम्हारी बहन पहले ही उतर गई है तो तुम जल्दी जाओ। जब मालिनी एक सुनसान रास्ते से जा रही होती है तो वहां पर दो शराबी लड़के उसे देखते हैं और वो उसके पीछे आकर उसके साथ कुछ गलत करने का सोचते हैं। मालिनी जब ये देखती है तो वो डर जाती है और वहां से तेजी से जाने लगती है, लेकिन वो दोनों उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। ये देखकर मालिनी तुरंत वहां से भागने लगती है और जिस रास्ते पे जाने से कंडक्टर ने उसे मना किया था वो गलती से उसी रास्ते पे भाग निकलती है। तभी उसे ध्यान आता है कि वो गलत रास्ते पे आ गई है और वो दो लड़के काफी चालाक थे जो कि उस रास्ते पर नहीं जाते। मालिनी सोचती है कि वो गलत जगह पर आ गई और फिर ये सीन कट हो जाता है। दोस्तों दरअसल उस एरिया में जो कोई भी लड़की जाती थी वो कभी वापस नहीं आती थी और अब तक 4-5 लड़कियां वहां पर जाकर मिसिंग हो गई थी। अब मालिनी का भाई स्टेशन आता है और पूछता है कि मेरी बहन कहाँ पर है। इंस्पेक्टर कहता है कि तुम चिंता ना करो, हम देख लेंगे। वहीं पे एक आदमी होता है जिसका नाम राजीव होता है और इंस्पेक्टर के लिए हमेशा एक कांस्टेबल भी होता है जो कि हमेशा उसकी तारीफ करता रहता है और उसका नाम सत्या था। अब इंस्पेक्टर नोटिस करता है कि वहां पे एक नई कांस्टेबल अपॉइंट हुई है जिसका नाम कनकम है, लेकिन अभी तक वो जॉब पर नहीं आई थी। उसके बाद हमें कनकम महालक्ष्मी नाम की वो लेडी कांस्टेबल दिखाई जाती है और वो अभी अपने घर पे ही होती है और वो वॉशरूम जा रही थी, लेकिन दरवाजे के ऊपर एक छिपकली थी जिससे वो बहुत ज्यादा डर रही थी। कनकम वहां पर रेंट पे रहा करती थी और उस छिपकली को देखकर वो जोर से चिल्लाती है। इसीलिए उसकी हाउस ओनर और चंद्रिका जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड है वो दोनों वहां पर भागते हुए आती हैं और जब वो देखती हैं कि वो छिपकली से डर गई है तो वो सोचते हैं कि आखिर ये पुलिस में कैसे भर्ती हो गई क्योंकि इतने छोटे से जीव से डर रही है। उसके बाद कनकम तैयार होती है और हाउस ओनर उसके लिए खाना पैक करती है और वो खाने का एक पोर्शन वरांडा में रख देती है और कौवे आके उसे खा रहे होते हैं। चंद्रिका उससे पूछती है कि आखिर वो कब मिलेंगे। तो कनकम बोलती है कि फेस्टिवल के टाइम वो मिल सकते हैं और उसके बाद वो ड्यूटी के लिए निकल जाती है। इस गांव में एक फेस्टिवल चल रहा होता है और वहीं पे एक मेडिकल कैंप भी चल रहा था। वहां पर एक दूसरे गांव का डॉक्टर आया हुआ था ट्रीटमेंट करने के लिए और वो वहां पर लोगों का इलाज कर रहा था। इधर स्टेशन में कनकम लेट आती है तो राजीव बोलता है कि जल्दी से रजिस्टर पे साइन करो और जाओ। जब वो साइन कर रही होती है तो इंस्पेक्टर आता है और पूछता है कि ये कोई टाइम है आने का। तो कनकम उससे कहती है कि सर आज लेट हो गया था। इंस्पेक्टर बोलता है कि इसीलिए मैंने कहा था कि लड़कियों को इस पोस्टिंग में नहीं रखना चाहिए क्योंकि लड़कियां अपने मेकअप करने में बहुत ज्यादा टाइम लगाती हैं। इंस्पेक्टर का ये रूड बिहेवियर देखकर कनकम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इधर फेस्टिवल एरिया में प्रेसिडेंट आ चुका था और सभी लोग उसे देखकर कहते हैं कि प्रेसिडेंट जी आ गए हैं। प्रेसिडेंट व्हील चेयर पे आता है और उसके बाद सब उसको प्रणाम करते हैं। उसी गांव में एक लड़का घूम रहा होता है जिसका नाम राम बाबू होता है और वो लड़कियों से थोड़ी फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था और वो उसके लाइट से एक लड़की पे रोशनी डालता है, लेकिन वो जो लाइट थी वो कनकम पे पड़ जाती है और राम बाबू बोलता है कि मैं तो दूसरी लड़की पे लाइट डाली थी। कनकम बोलती है कि तुम ये जो कर रहे हो वो बहुत ही गलत है और दूसरे कांस्टेबल्स आते हैं और राम बाबू को डांट के भगा देते हैं। उस फेस्टिवल में एक डांस ग्रुप भी होता है और उसी ग्रुप में चंद्रिका भी होती है जो कि सबके साथ वहां पे परफॉर्म कर रही थी। उस दूसरे गांव का डॉक्टर होता है, उसका नाम अनुमंत होता है और वो वहां पे काम करते हुए चंद्रिका को देख रहा था नाचते हुए। डांस करते वक्त बाबजी नाम का एक आदमी गलती से चंद्रिका से टकरा जाता है और चंद्रिका को लगता है कि उसने उसे जानबूझकर धक्का मारा है, इसीलिए वो गुस्सा हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तभी वहां पे प्रेसिडेंट आता है और बाबजी को डांट लगाता है पर कनकम भी वहां पर आती है और चंद्रिका को समझाकर अपने साथ ले जाती है। चंद्रिका उस इंसिडेंट के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और चंद्रिका की आंटी जब पूछती है कि उसे क्या हुआ है तो चंद्रिका बात को टाल देती है और उसे कुछ भी नहीं बताती। उसके बाद वो मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है और 4 नक्षत्र का नाम बोलकर वो पूजा करती है। दरअसल आज चंद्रिका का जन्मदिन भी है और कनकम उसके लिए बर्थडे केक लाई थी।
चंद्रिका ये देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। कनिकम अपने साथ वहां पर लोकल दारू भी लाई थी और वो दोनों साथ में मिलके उसे पीती हैं। जब रात हो जाती है तो वो दोनों अपने घर जाने के लिए निकल जाती हैं और वो दोनों बाइक पे जंगल एरिया से जा रही थी। तभी अचानक एक जंगली सुअर उनकी बाइक के आगे आ जाता है, जिसकी वजह से कनकम अपना कंट्रोल खो देती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। वो दोनों तुरंत वहीं पर बेहोश हो जाती हैं और वो दरअसल उस जंगल के एरिया में बेहोश हुई थी, जहां पर अक्सर लड़कियों को जाने से मना किया जाता था। यहीं पे हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक पास्ट इंसिडेंट दिखाया जाता है, जहां एक लड़का ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करते हुए हमें दिखाया जाता है। लेकिन ये लड़का कौन है और ऐसा क्यों कर रहा था, ये हमें आगे पता चलेगा। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है और सुबह होते ही कनकम जख्मी हालत में स्टेशन पे आती है और राजीव उसे देखकर पूछता है कि आखिर उसे क्या हुआ है। वो कल रात के इंसिडेंट के बारे में उसे सब कुछ बताती है कि दरअसल वो और उसकी बेस्ट फ्रेंड गिर गई थी और उन्हें चोट लग गई थी, इसीलिए हॉस्पिटल जाकर उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया। जब ये बात चल रही होती है तो चंद्रिका की आंटी वहां पर आ जाती है और पुलिस वालों को बताती है कि चंद्रिका कल रात से ही गायब है। ये सुन के सभी पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और कनकम भी ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब वो दोनों वहां पर गिरी थी तो कनकम को ज्यादा चोट लगी थी और वो हॉस्पिटल आई थी ट्रीटमेंट कराने के लिए। डॉक्टर ने उससे कहा था कि उसे इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, तो कनकम ने कहा था कि मुझे इंजेक्शन से बहुत ज्यादा डर लगता है, इसीलिए कह के वो वहां से चली गई थी और भागते वक्त गलती से एक फाइल नीचे गिर गई थी। डॉक्टर उसे समझाता है और उसे इंजेक्शन लगाता है और बोलता है कि तुम्हें ड्रिप भी लगानी पड़ेगी। कनकम उसे मना करती है पर चंद्रिका बोलती है कि ड्रिप लगवा लो। अब आखिरी बार चंद्रिका को कनकम नहीं देखा था, इसीलिए सबसे पहले पुलिस कनकम से ही पूछताछ करती है। इंस्पेक्टर कनकम से कहता है कि तुम चंद्रिका से इतनी ज्यादा क्लोज कैसे हो गई, बल्कि यहाँ पे तुम्हें आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं। उसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिन पहले कनकम इस गांव में आई थी और वो उसी गलत रूट पे जाने वाली थी जिस रूट पे लड़कियों को जाने से मना किया गया था। उसी रास्ते से चंद्रिका अपनी आंटी के साथ कार में जा रही थी और उन्होंने वहां पर कनिकम को देखा। तो चंद्रिका कार से नीचे उतरी थी और उसको मना किया था वो वहां पर ना जाए, पर वो उसे अपने घर भी ले गई थी। चंद्रिका के पेरेंट्स होते हैं लेकिन वो आंटी के साथ ही रहा करती थी। एक दिन पोस्ट ऑफिस में चंद्रिका काफी ज्यादा परेशान थी और कनकम ने उसकी हेल्प करी थी और ऐसे ही 2 बार बात करके उन दोनों की फ्रेंडशिप हो गई थी। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और इंस्पेक्टर पूछता है कि तुमने आखिरी बार उसे देखा तो वो फिर गायब कैसे हो गई। कनकम उससे कहती है कि वो हॉस्पिटल में नर्स के साथ चली गई थी और वही आखिरी बार था जब उसने उसे देखा था। अब नर्स को बुलाया जाता है और उससे पूछताछ करी जाती है और नर्स बोलती है कि वो उसके साथ वहां पर गई थी और जंगल में उसका बॉयफ्रेंड भी आया था। नर्स ने उससे कहा था कि आज वो अपने बॉयफ्रेंड से जंगल में मिलने वाली थी और चंद्रिका यहाँ पर कबाब में हड्डी बनने के लिए आ गई। जब चंद्रिका ये सुनती है तो वो कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर जो करना है करो और एक टॉर्च लेकर वो वहां से जाने लगती है। अब इंस्पेक्टर नर्स से ये सारी बातें पूछ के उसे वहां से जाने के लिए कहता है। अब इंस्पेक्टर को लगता है कि शायद चंद्रिका का कोई बॉयफ्रेंड होगा जिसके साथ वो भाग गई होगी, इसलिए वो आंटी से पूछता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड था। तो आंटी कहती है कि मेरी बेटी इस विचार की बिल्कुल नहीं थी। उसके बाद कनकम को फेस्टिवल की वो बात याद आती है जब चंद्रिका ने बापजी को मारा था, क्योंकि बापजी ने उसके साथ कुछ गलत व्यवहार करने की कोशिश करी थी। कनकम तुरंत इंस्पेक्टर के पास जाती है और फेस्टिवल में जो भी हुआ था वो सारी बात बताती है और उससे कहती है कि बापजी ने ही जरूर कुछ किया होगा, इसीलिए हमें उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और इंस्पेक्टर ये सुन के कहता है कि मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब वो अपने कांस्टेबल से कहता है कि वो बापजी को ढूंढ के लेकर आए और बापजी को ढूंढने के लिए वो हर जगह छानबीन करने लगते हैं। अचानक से पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है और राजीव जब फोन उठाता है तो उसे पता चलता है कि कोई मर गया है। अब वो रजिस्टर उठाता है और वो कनकम को बुलाता है और उससे कहता है कि ये जाके वो एसआई को दे दे। कनकम ये देखकर हैरान हो जाती है और उसे लगने लगता है कि कहीं पुलिस को चंद्रिका की लाश तो नहीं मिली। वो तुरंत वो रजिस्टर लेके उस जगह पर पहुंचती है और वो देखती है कि वहां पे कई सारे लोग जमा हुए हैं। वो इंस्पेक्टर को वो रजिस्टर देती है और उससे पूछती है कि आखिर ये किसकी लाश है। तो इंस्पेक्टर कहता है कि वो बाप जी की लाश है। कनकम ये सुन के हैरान हो जाती है और सोचती है कि अगर बाप जी मर गया तो चंद्रिका को किसने उठाया होगा। तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हम वासु नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक दूसरे लड़के को मार रहा होता है। और जब वासु के पापा के पास कंप्लेन जाती है तो उसके पापा वहां पर आकर उससे पूछते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, पर उसने किसी और के साथ खेलना शुरू कर दिया था। ये सुन के वासु के पिता को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो घर पे आके अपने बेटे को बेल्ट से मारता है। वासु उससे भीख मांगता है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन उसका पिता उसे बिल्कुल भी नहीं बख्शता। कुछ देर बाद वासु की मम्मी उसके पास आके उसे समझाती है और उसके लिए वो एक छोटा सा कुत्ता भी लाती है
वासु जब उस कुत्ते को देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो कुत्ता बाहर जाता है और वासु के पिता के पास चला जाता है। और ये देखकर वासु को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कुत्ते को आग में डाल के जान से मार डालता है। जब उसका पिता ये देखता है कि वो बहुत ज्यादा जेलेसी फील करता है, तो वो कहता है कि उसका बेटा पक्का साइको है। इसीलिए वो उसे सबक सिखाने के लिए बहुत ही बुरी तरह मारता है। उसके बाद वो वासु को रूम में बंद कर देता है और अपनी वाइफ से कहता है कि दरवाजा मत खोलना। पर वासु की माँ का मन बिल्कुल भी नहीं मानता है। वो वासु को समझाती है कि वो ऐसी हरकत फिर से ना करे। तो वासु बोलता है कि मम्मी मेरे साथ रहो, मुझे छोड़ के मत जाओ। लेकिन वासु की माँ अपने पति से डरती थी, इसीलिए वो उसे छोड़कर चली जाती है। अब एक दिन वासु की मम्मी छत पे कपड़े सुखा रही होती है और वासु सोचता है कि मम्मी ने मुझे छोड़ दिया था और रूम में बंद कर दिया था। इसका मतलब ये है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। इसीलिए वो अपनी माँ को धक्का दे के नीचे गिरा देता है, जिससे उसकी माँ की मौत हो जाती है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और इंस्पेक्टर को बाहर कुछ काम आ जाता है और सीनियर उसको बोलता है कि ये केस अब यहाँ के लोग हैंडल करेंगे। तभी एक कार आती है जिसमें चंद्रिका के पापा और मम्मी होते हैं और चंद्रिका के पिता बोलते हैं कि मेरी बेटी को 24 घंटे हो गए हैं गायब हुए और तुमने अभी तक किसी को भी नहीं पकड़ा है। इंस्पेक्टर कहता है कि मैं आपकी बेटी को ढूंढ के रहूंगा। तो उसके पिता कहते हैं कि मैं तुम्हें 7 दिन का टाइम दे रहा हूँ, तुम जल्दी से मेरी बेटी को फाइंड करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो कनकम को भी एक नज़र से देखता है और वहां से चला जाता है। अब इंस्पेक्टर अपने साथियों से कहता है कि मुझे दूसरा केस मिल गया है, इसीलिए मैं बाहर जा रहा हूँ और सत्या तुम ये केस हैंडल करो। सत्या जब ये सुनता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और राजीव को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि राजीव सीनियर था और सत्या उसका जूनियर था। लेकिन उसके बावजूद भी उसे ये केस दे दिया गया था, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि सत्या इंस्पेक्टर की हमेशा तारीफ किया करता था। सत्या कनकम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि सत्या का एक साला था जो कि उस जॉब के लिए अप्लाई किया था और वो चाहता था कि कनकम की जगह उसका साला अपॉइंट हो। लेकिन जिस दिन कनकम की जॉब लगने वाली थी, उसने इंस्पेक्टर से भी बात करी थी अपने साले को जॉब पे रखने के लिए। उसने राजीव से फॉर्म भी मांगा था ताकि वो उसे भर के अपने साले को जॉब पे रख सके। लेकिन राजीव ने कहा था कि अभी यहाँ पे न्यू अपॉइंट लड़की आने वाली है और अगर वो 10 मिनट बाद नहीं आई तो हम मान लेंगे कि वो जॉब पे नहीं आएगी। लेकिन कुछ ही देर बाद कनकम आ गई थी और उसने ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। बस इसी वजह से सत्या उससे चिढ़ा करता था। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे कनकम पूरे गांव में चंद्रिका का मिसिंग पोस्टर चिपका रही थी। तभी उसके पास मालिनी का भाई आता है और उससे कहता है कि पोस्टर चिपकाने से कुछ भी नहीं होगा, उसकी भी बहन खोई है और वो तब से ही उसे ढूंढ रहा है, इसीलिए उसे भी अपने दोस्त को खुद ढूंढना होगा। क्योंकि वो पुलिस के पास भी गया था मदद मांगने के लिए, लेकिन पुलिस अब तक उसकी बहन को नहीं ढूंढ पाई है। उसके बाद कहानी फिर पास्ट में जाती है, जहाँ कनकम और चंद्रिका कितने क्लोज थे ये दिखाया जाता है। जब कनकम बीमार थी तो चंद्रिका ने उसे खाना खिलाया था, इसीलिए कनकम सोचती है कि चंद्रिका को किसी भी हाल में उसे ढूंढना होगा। अब प्रेजेंट में फेस्टिवल एरिया में दूसरा डांस ग्रुप आता है और वो प्रेसिडेंट से बात करते हैं कि बापजी मर गया है, अब उन्हें आगे क्या करना है। प्रेसिडेंट बोलता है कि मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है ताकि बापजी के फ्यूनरल का इंतजाम हो सके। कनकम वहां पर आती है और पूछताछ करती है कि आखिर बाप जी कैसे मरा। उसे पता चलता है कि बाप जी बहुत ज्यादा शराब पिया करता था, इसीलिए वो शराब पीने की वजह से मर गया था। तभी एक बंदा सुरेश उससे बात करता है और बोलता है कि बाप जी बिल्कुल भी बुरा आदमी नहीं था, वो चंद्रिका से बहुत ज्यादा प्यार करता था। डांस के वक्त सुरेश ने जो अपने घड़ी की लाइट थी वो बाप जी पर डाली थी और गलती से वो लाइट चंद्रिका पे पड़ गई थी। सुरेश ने उससे कहा था कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है, पर चंद्रिका ने उसकी नहीं सुनी और उसे बहुत ही डांट लगाई। उस वक्त बाप जी ने कहा था कि कोई बात नहीं, लड़कियां ऐसी ही होती हैं। सुरेश बोलता है कि बाप जी उसी वक्त चला गया था और उसके बाद वो मरा हुआ मिला। उसके बाद कनकम प्रेसिडेंट के पास जाती है और उसे कहती है कि गांव में इतनी लड़कियां गायब हो रही हैं, तो इसका उसे कुछ करना चाहिए। तो प्रेसिडेंट बोलता है कि हमारे गांव के लोगों का काम तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद सत्या वहां पर आता है और देखता है कि कनकम इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत राजीव से उसकी शिकायत करता है कि इंस्पेक्टर ने मुझे केस दिया है और ये लड़की अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये सुन के राजीव कनकम को समझाता है और उसे कहता है कि तुम सिर्फ अपना काम करो और दूसरों के काम में टांग अड़ाना बंद करो। अब सजा के तौर पे कनकम को जंगल एरिया में नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है और वहां पर चंद्रिका का पोस्टर वो एक पेड़ पर देखकर उसे याद करती है। तभी वहां पर राजीव आ जाता है, क्योंकि उसको पता था कि कनकम वहां पर अकेली होगी और डर रही होगी।
राजीव उससे कहता है कि मैंने तुम्हें डांटा लेकिन वो एक एक्टिंग थी, कि वो सत्या के सामने नाटक कर रहा था। दरअसल वो उसी की साइड है और वो चाहता है कि उसकी दोस्त जल्दी से जल्दी मिल जाए। तभी कनकम को जंगल एरिया से कुछ आवाज आती है और वो वहां पर देखने के लिए जाती है कि आखिर वहां पर क्या है। राजीव भी वहां पर आता है और उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है। तो कनकम उससे कहती है कि ऊपर देखो। जब वो ऊपर देखते हैं तो वहां पर 100 कौवे एक सर्कल में घूम रहे होते हैं। और यहाँ पर ये तीसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें कनकम का पास्ट दिखाया जाता है, जहां हम ये देखते हैं कि कनकम जब छोटी थी तब उसकी माँ का देहांत हो गया था और उसके पापा उसकी माँ का अंतिम संस्कार करते हैं। वो अपने पिता से पूछती है कि आखिर ये खाना क्यों रखा है। तो उसका पिता कहता है कि मम्मी आके इसे खाएंगी। इसीलिए कनकम हमेशा कौवों के लिए खाना रखा करती थी, क्योंकि उसको लगता था कि उसकी माँ उसके निवाले में से जरूर खाएंगी। उसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और उसकी जो सौतेली माँ थी वो हमेशा उसका ख्याल रखती थी। उसकी सौतेली माँ का एक भाई भी था, जिसका मन मचल गया था और वो कनकम के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए कनकम ने वहां पर चिल्ला दिया था। और जब सब वहां पर इकट्ठा हुए तो उसकी हरकत देखकर वो हैरान हो गए थे। कनकम के पिता ने उससे कहा था कि यहाँ पे रहना ठीक नहीं है और तुम्हें कांस्टेबल की जॉब मिली है तो तुम वहीं पर चली जाओ। और अपने पिता की बात सुन के कनकम इस गांव में आ गई थी। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और राजीव कनकम से कहता है कि जंगल एरिया में जाना बहुत ज्यादा रिस्की है। लेकिन कनकम कहती है कि तुम्हें नहीं आना तो तुम मत आओ, लेकिन मैं वहां पर जरूर जाऊंगी। अब राजीव उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वो भी उसके साथ वहां पर जाने लगता है। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहां पर कौवों के कई सारे घोंसले जमीन पे गिरे हुए मिलते हैं और ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि जरूर ये जानबूझकर किसी ने किया है। कनकम एक घोंसला उठाती है और उसके अंदर से अंडे निकाल देती है और फिर वो उस घोंसले की लकड़ी को पानी के अंदर डालने लगती है। उस घोंसले के अंदर से उसे एक संजीवनी लकड़ी मिलती है। वो कहती है कि जब कौवे अंडे देते हैं तो ये संजीवनी स्टिक उसके अंडों की रक्षा करती है। लेकिन ये जो संजीवनी स्टिक है वो ब्लैक मैजिक में भी इस्तेमाल होती है। तभी उसे जंगल से कुछ आवाज आती है तो वो वहां पर जाती है और अचानक से झाड़ियों के अंदर से एक जानवर आता है जो कि उस पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी कनकम देखती है कि वहां पर एक चीज चमक रही है। जब वो उसे उठाती है तो उसे वहां पर एक घड़ी मिलती है और उसे देखकर उसे याद आता है कि शायद उसने ये घड़ी कहीं पर देखी है। उसे याद आता है कि ये जो घड़ी है वो राम बाबू की है, क्योंकि इसी घड़ी की मदद से फेस्टिवल में उसने उस पर लाइट डाली थी। अगले दिन पुलिस राम बाबू को पकड़ती है और उससे पूछताछ करती है कि आखिर तू उस जंगल एरिया में क्यों गया था। राम बाबू कहता है कि मैं तो वहां पर अक्सर शिकार करने के लिए जाता हूँ और एक आदमी है जो कि उसे हर शिकार के लिए पैसे देता है। और वहां पर उसने ब्लैक मैजिक करते हुए उस आदमी को भी देखा था और उसके पीठ पे एक त्रिशूल का टैटू भी है। सत्या ये सुन के कहता है कि इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है, ये शराबी है और हो सकता है ये झूठ बोल रहा हो। लेकिन कनकम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो राजीव कनकम से कहता है कि तुम बिल्कुल भी गुस्सा मत करो, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन एक तरफ से करेंगे। कनकम कहती है कि सारी मिसिंग लड़कियां फुल मून के दिन ही गायब हुई हैं और अगला फुल मून भी आने वाला है, यानी कि जंगल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर हो रही है। अब कनकम और सुरेश जंगल एरिया में एक बुढ़िया औरत के पास जाते हैं जो कि लोगों के टैटूज बनाया करती थी। कनकम मुझसे पूछती है कि क्या आप त्रिशूल का टैटू बनाती हैं। तो बुढ़िया कहती है कि मैं सिर्फ नॉर्मल टैटूज ही बनाती हूँ। उसके बाद वो दोनों टी स्टॉल पर जाते हैं बात करने के लिए और सुरेश कहता है कि एक रमेश नाम का भी आदमी है और उसके पीठ पे भी एक टैटू है, पर वो त्रिशूल वाला टैटू है या नहीं उसे ये नहीं पता। उसके बाद वो रमेश को चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर रमेश नहीं मिलता। लेकिन वहां के लोग उसे बताते हैं कि रमेश रात के टाइम काम पे चला जाता है। अब कनकम रमेश का पीछा करती है और देखती है कि वो एक लेडी के साथ रोमांस कर रहा है और उसके पीठ पे जो टैटू है वो त्रिशूल का टैटू नहीं था। लेकिन वो जो लेडी थी वो कनकम को देख लेती है, जिससे वो डर जाती है। जब सत्या इसके बारे में सुनता है तो वो कनकम को डांट लगाता है, क्योंकि वो बिना वारंट के किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी में गई थी और उन्हें देख रही थी। अब उसकी ड्यूटी फेस्टिवल में लगा दी जाती है और वहाँ जो लोग होते हैं वो शर्टलेस होते हैं। कनकम को याद आता है कि हॉस्पिटल में उससे एक फाइल गिर गई थी और उसमें उसने एक फोटो देखा था जिसकी पीठ पे त्रिशूल बना हुआ था। वो सोचती है कि डॉक्टर को उस आदमी के बारे में जरूर पता होगा। इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें शिवा नाम का एक शख्स दिखाया जाता है जो कि खाना बना रहा था। लोग उसे खाने की तारीफ करते हैं, लेकिन एक शराबी उसके खाने में थूक देता है और ये देखकर शिवा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे कपड़े और मिट्टी उठाता है और ब्लैक मैजिक करता है। पर सुबह वो शख्स खून की उल्टी करके मर जाता है। इधर प्रेजेंट में कनकम उस फाइल के बारे में राजीव को बताती है और वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं वो फाइल के बारे में पता लगाने के लिए। जब उन्हें फाइल मिलती है तो डॉक्टर बोलता है कि ये अनुमंत की फाइल है,
हनुमंत के दोस्तों से पूछने से पता चलता है कि वो विशाखापट्टनम चला गया है। कनकम बहाना मारती है और कहती है कि मेरे पापा सीरियस हैं तो मुझे जाने दो, और राजीव उसको वहां पर जाने की परमिशन दे देता है। सत्या से ये बात छुपाने के लिए उन लोगों ने यही प्लान बनाया था। जब वो हनुमंत के पास पहुंचती है तो वो उससे सवाल पूछती है, और वो कहता है कि ये रिपोर्ट मेरे गांव की नहीं है, बल्कि एक बड़े आदमी की है जिसको कैंसर था, और वो बड़ा आदमी दिल्ली में रहता है। अब कनकम के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसीलिए वो अपनी मम्मी के दिए हुए इयररिंग्स को बेच देती है, और उसके बाद वो दिल्ली जाती है सच का पता लगाने के लिए। इधर सत्या को इंस्पेक्टर का कॉल आता है, और वो कहता है कि कनकम यहाँ पर नहीं है, पर राजीव बोलता है कि उसकी फैमिली में कोई सीरियस है इसीलिए वहां से चली गई है। इधर कनकम दिल्ली पहुंचती है और उस बड़े आदमी से मिलती है, जो कि एक सोल्जर होता है, और वो बताता है कि उसकी टीम में 25 लोग हैं, और सबके ही पीठ पे वो त्रिशूल का टैटू है, पर वो सभी नॉर्थ इंडियन है और गांव में कैसे आए उसे कुछ भी नहीं पता। वो उसे उन सारे लोगों की फोटोज भी दिखाता है। उस फोटो में से एक शख्स मिसिंग होता है जिसका नाम कुक्कू था, और वो दरअसल एक साउथ इंडियन था। कनकम ये सुन के उसकी फोटो मांगती है, पर वो फोटो उसे नहीं मिलती। इधर सत्या को पता चल जाता है कि कनकम केस के लिए बाहर गई है, इसीलिए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। राजीव उससे कहता है कि यहाँ पे कई सारी लड़कियां गायब हुई हैं, और पुलिस ने आज तक कुछ भी नहीं किया है, पर ये जो लड़की है वो कल्प्रिट को ढूंढने के लिए इतनी दूर चली गई है, इसीलिए असली पुलिस वाली वही है। अब कनकम इन्फॉर्मेशन लेकर गांव वापस आती है, और फुल मून के दिन वो जंगल एरिया में जाती है। तभी कनकम जंगल में ब्लैक मैजिक देखती है, और जो आदमी वो ब्लैक मैजिक कर रहा होता है वो उसे पकड़ने के लिए जाती है, और वो आदमी कुमकुम उसके चेहरे पे डाल देता है। और फिफ्थ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। लास्ट एपिसोड की शुरुआत में हम कनिकम को देखते हैं, जो कि अब अपने आंखों से सिंदूर हटाती है, तो वो देखती है कि वो ब्लैक मैजिक करने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि वो प्रेसिडेंट है। वो सोचती है कि प्रेसिडेंट चल नहीं सकता था और वो हमेशा व्हील चेयर पे आता था। इसका मतलब ये है कि गांव वालों के सामने वो नाटक करता था, ताकि उस पर कोई शक ही ना कर पाए। प्रेसिडेंट के पीठ पे वो त्रिशूल वाला निशान भी था, यानी कि वही वो आदमी था जिसके बारे में वो सोल्जर बात कर रहा था। वो कनकम को पकड़ लेता है और उसे पीट के बेहोश कर देता है। पर तभी सत्या वहां पर आता है, जो कि वहां पर केस सॉल्व करने के लिए आया था। लेकिन प्रेसिडेंट सत्या को पकड़ लेता है और उसे जान से मारने वाला होता है। लेकिन कनकम सत्या को बचा लेती है और वो एक बेल्ट उठाती है, जिसे देख के प्रेसिडेंट डरने लगता है, क्योंकि वो बेल्ट देखकर उसे अपने पिता की याद आ जाती है कि उसके पिता बचपन में उसे वो बेल्ट मारा करते थे। वो प्रेसिडेंट को उस बेल्ट से मारती है, जिससे प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा डर रहा था। जब सत्या उठता है तो वो कनिकम को देवी के रूप में देखता है, जो कि उस शैतान को बुरी तरह पीट रही थी। अगली सुबह होते ही वो लोग प्रेसिडेंट को पुलिस स्टेशन ले आते हैं, और हवालात में उसकी अच्छे से खातिरदारी करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट इतना मार खाने के बावजूद भी एकदम शांत बैठा था, वो कोई भी बात बताने को तैयार नहीं था। इसीलिए कनकम बेल्ट लेकर आती है, क्योंकि वो जानती थी कि वो बेल्ट से डरता है। वो बेल्ट देखकर वो बहुत ज्यादा डरने लगता है, और कनकम उसे बेल्ट से पीटती है। कनकम उसे पानी देती है और उससे पूछती है कि अब वो सच बताए, और डर के मारे वो उसे सारी बात बताने लगता है। हमें पता चलता है कि जिस छोटे बच्चे की कहानी हमें दिखाई जा रही थी, वो किसी और की नहीं बल्कि वो प्रेसिडेंट की ही थी। और प्रेसिडेंट ही वो छोटा बच्चा था जिसको बचपन में उसके पिता मारा करते थे। गुस्से में आके उसने अपनी मम्मी को भी मार दिया था, पर पापा को ये बात नहीं पता थी कि उसने ये सब किया है। शिवा जो था वो उसकी माँ का भाई था, और उसने देखा कि अगर वो यहाँ पे रहेगा तो उसके पिता उसे मारेंगे। इसीलिए शिवा उसे अपने साथ ले गया और उसे कुकिंग सिखाई। वासु ने शिवा से ही ब्लैक मैजिक सीखा था, और अपनी मम्मी से बात करने के लिए वो लड़कियों को उठाया करता था, और वो उन्हीं लड़कियों को उठाता था जो उसके मम्मी के नक्षत्र से मैच करती थी। लेकिन वो अपनी मम्मी से बात करने में कामयाब नहीं हो पाया था। वो सारी बात पुलिस स्टेशन में बताता है। वो ये भी बताता है कि ब्लैक मैजिक सीखने के बाद वो एक कैंप में भी गया था, जहाँ पर फौज की भर्ती हो रही थी, लेकिन वहां उसका मन नहीं लगा, इसलिए वो वहां से चला गया। और जब उसके पिता मरे तो वो घर वापस आ गया था। वो उन सबको ये भी बताता है कि वो सभी लड़कियों को पकड़ता था और उन्हें मार दिया करता था, और जो भी लड़कियों की लाशें हैं वो रोज गार्डन में हैं। अब ये बात सुनकर सभी गांव वाले भागते हुए रोज गार्डन में जाते हैं, और उस गार्डन को जब वो खोदते हैं तो उसके नीचे उन्हें कई सारी लड़कियों की लाशें मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट होता है। दरअसल उन लड़कियों में चंद्रिका की बॉडी नहीं थी। ये देखकर कनकम वापस आती है और वो प्रेसिडेंट को बुरी तरह पीटती है, और उससे पूछती है कि आखिर चंद्रिका की बॉडी को उसने कहाँ छुपाया है। लेकिन प्रेसिडेंट बोलता है कि मैंने चंद्रिका को उठाया ही नहीं था, उसने कनकम को टारगेट किया था क्योंकि उसका नक्षत्र भी मैच कर रहा था, और बाबजी ने गलती से उसका ब्लैक मैजिक देख लिया था, इसीलिए उसे बाबजी को भी मारना पड़ा। अब कनकम ये सब सुन के हैरान हो जाती है, और सोचने लगती है कि आखिर चंद्रिका कहाँ पर चली गई। वो चंद्रिका के साथ बिताए हुए पलों को याद करती है और बहुत रोती है, क्योंकि वो अब तक चंद्रिका को ढूंढ नहीं पाई थी।
उसके बाद हमें वो रोज गार्डन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक छोटे से सूअर को देखते हैं जो कि वहां पे खड़े होकर लड़कियों की लाशों को देख रहा था। और उसके बाद वो कॉर्नफील्ड में चला जाता है। इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कांस्टेबल कनकम सीजन 1 की कहानी। अब इसके सीजन 2 में पता चलेगा कि आखिर चंद्रिका कहाँ पर चली गई। दोस्तों, इस सीरीज को देखने के बाद मेरे मन में एक थ्योरी आई। वो थ्योरी ये है कि हमें कई बार एपिसोड्स में सुअर दिखाए गए हैं। जब कनकम और चंद्रिका उस जंगल की ओर जा रही होती हैं, तो पहली बार एक सुअर दिखाया गया था जो उनकी गाड़ी के आगे आ जाता है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो उस लाइन को क्रॉस कर देती हैं। तो हो सकता है शायद वो सुअर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। दूसरी बार वो सुअर दिखाया गया था जब चंद्रिका फॉरेस्ट में इन्वेस्टिगेट कर रही थी और उस सुअर ने उस पर हमला किया था, और उस हमले के बाद ही उसे वो घड़ी दिखाई दी थी। और तीसरी बार वो जो सुअर है वो आखिरी में दिखाया गया, जो कि उन लड़कियों की लाश को देखकर बहुत ही उदास लग रहा था। इसका मतलब ये है कि जो भी लड़कियां वहां पे किडनैप हुई थी, ब्लैक मैजिक के जरिए प्रेसिडेंट ने उन्हें सुअर में तब्दील कर दिया था, यानी कि उनकी आत्मा एक सुअर में डाल दी थी, जो कि शायद एक प्रोसेस होता होगा जिससे वो अपनी माँ से बात कर पाए। इसीलिए सुअर बार बार नजर आ रहे थे और वो कनिगम की हेल्प कर रहे थे। रही बात चंद्रिका की, तो अभी तक नहीं पता चला कि चंद्रिका कहाँ पर चली गई। हो सकता है कि शायद प्रेसिडेंट झूठ बोल रहा हो और एंड में जो सुअर दिखाया हो, क्या पता उसके अंदर चंद्रिका की ही आत्मा हो। आपका इस थ्योरी के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको इसके ट्विस्ट कैसे लगे, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।